लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारतीय शेयर बाजार क्यों चढ़ रहा है और इस चढ़ते हुए शेयर बाजार में निवेश करें तो कहां करें। हम बात करेंगे हाई ग्रोथ सेक्टर की, जो हो चुका वो निकल गया। आने वाले समय में कौन से शेयर और कौन से म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म करेंगे। हम शेयर बाजार से इतना मुनाफा बनाने की बात करेंगे कि मेरे घर एक दूसरी सैलरी शेयर मार्केट से आ सके। इस तरह का प्रॉफिट भी शेयर बाजार में बनाया जा सकता है। हम बात करेंगे मेक इन इंडिया थीम की, जो गवर्नमेंट का आज की डेट में फोकस है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बने, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे काम हो। तो उस मेक इन इंडिया थीम से कौन से शेयर्स और म्यूचुअल फंड को फायदा होगा। हम समझेंगे इनोवेशन को कि आने वाली दुनिया कैसी हो सकती है, कौन से फ्यूचर के मल्टी बैगर सेक्टर या शेयर होंगे। हम बात करेंगे द ग्रेट इंडिया ग्रोथ स्टोरी। भारत कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, कल भी सोने की चिड़िया होगा। हम उससे कैसे कमाएं, हम उसको समझेंगे। और पहले बात करते हैं हम सेंसेक्स और निफ्टी की। अभी सेंसेक्स 80,000 है और निफ्टी 25,000 है। लोगों को लगता है कि शेयर बाजार तो बहुत ऊपर आ गया, ये तो शेयर बाजार का टॉप है। पर हमको लगता है कि ये शेयर बाजार का टॉप नहीं, शेयर बाजार का बॉटम है फॉर नेक्स्ट बुल रन। सेंसेक्स और निफ्टी पिछले 5 साल में डबल हुए हैं, 15% की ग्रोथ आई। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमको लग रहा है यहां से अगले 5 साल में फिर डबल होगा, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी पिछले 45 साल में हर 5 साल में डबल और 10 साल में 4 गुना होते आए हैं। जो सेंसेक्स आज आपको 80,000 का दिख रहा है, 1979 में इसकी शुरुआत 100 रुपए से हुई थी। सन 2000 में ये सेंसेक्स 5,000 था, तब भी लोगों को लगता था मार्केट बहुत ऊपर है। 2010 में सेंसेक्स 17,000 था, तब भी लोगों को लगता था मार्केट बहुत ऊपर है। आज 2024 सेंसेक्स 80,000 है। ये 45 साल की हिस्ट्री आपके सामने है, जो एक बात बताती है कि शेयर बाजार में लंबे समय में निवेश करने पे 16% कंपाउंडिंग प्रॉफिट लोगों के बने हैं। इफ आई एम टेकिंग निफ्टी 50 इनटू पिक्चर, क्योंकि लोग निफ्टी को ज्यादा ट्रैक करते हैं। 1995 में निफ्टी 1,000 का था, सन 2000 में निफ्टी 14,000 का था, आज निफ्टी 25,000 का है। और अगले 5 साल में निफ्टी के 50,000 होने की संभावना है, जो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो लंबे समय में शेयर बाजार में प्रॉफिट बना निर्भर ये करता है कि आपने कौन सा शेयर और कौन सा म्यूचुअल फंड लिया, या कौन सा शेयर और कौन सा म्यूचुअल फंड गलत समय पे बेच दिया। जिन्होंने शेयर बाजार में, ये ओवरऑल शेयर बाजार की ग्रोथ है, निफ्टी और सेंसेक्स पूरे शेयर बाजार को दर्शाते हैं। Nifty itself become 25 times in 30 year. How much you made during last 10 year or 15 year? You need to think on it. If I am taking a mutual fund, सभी लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, पर कितना सही है उसको समझिए। म्यूचुअल फंड एक पूल इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोग मिलकर निवेश करते हैं। कोई 5,000 देगा, कोई 5 लाख देगा, कोई 5 करोड़ देगा। एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है, 500 करोड़, 1,000 करोड़, इस तरह से। और एक रिसर्च टीम इस पे रिसर्च करती है और अमूमन 40 से 50 जगह उस पैसे को बांट के डालती है। यदि शेयर बाजार वाला म्यूचुअल फंड है तो 40-50 शेयर खरीदे जाते हैं। यदि बॉन्ड वाला फंड है तो 40-50 बॉन्ड खरीदे जाते हैं। और कब कौन सा शेयर लेना है, कौन सा बेचना है, कौन से सेक्टर में आना है, किससे निकल जाना है, कब बाजार में एंट्री करनी, कब बाजार से एग्जिट करना, उनकी टीम अपने आप चर्निंग करती है। और ये पूरी टीम होती है, रिसर्च टीम, 15 से 20 लोग रिसर्च करते हैं कि कब क्या किया जाए। और म्यूचुअल फंड, जैसा मैंने शेयर बाजार की ग्रोथ दिखाई कि भाई शेयर बाजार में 15-16% का प्रॉफिट सेंसेक्स निफ्टी का बना। अब मैं म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट की बात करता हूं। रिलायंस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 1995 में एक नया म्यूचुअल फंड आया, कीमत थी 10 रुपया। जब कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड आता है, शेयर बाजार वाला नया फंड, तो उसकी एनएवी 10 रुपए होती है। आज इसकी एनएवी 4,000 रुपए है और 1 लाख का 4 करोड़ मिल रहा है। ये ऑलरेडी बन चुका, इट इज नॉट फ्यूचर, इट इज पास्ट, ऑलरेडी हैपन।
और इसका ग्रोथ रेट आया 22%। माना शेयर बाजार में 15-16% का ग्रोथ बना और म्यूचुअल फंड ने दिया 20-22% का ग्रोथ। अभी आप कितना कमा रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये 40-50 कंपनी का ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो जिसमें कब एंट्री करना एग्जिट करना सब अपने आप हुआ और ये पैसा बना। और केवल यही नहीं, जितने भी म्यूचुअल फंड, आप इस सबको गूगल पे ट्रैक कर सकते हैं, जो 20 से 25 साल पहले आए थे उन सब ने 15 से 20% के बीच में रिटर्न दिया और इन सब की एनएवी आज 2000 से ऊपर है। मतलब मोटा मोटी जो खराब फंड थे ना, उनकी भी मैं बात करूं तो 1 लाख का 2.5 करोड़ मिल रहा है पिछले 20-22 साल की हिस्ट्री में। अभी आपको लगेगा कि यार ये 25 साल तो बहुत ज्यादा है, अपने को 25 साल नहीं रहना, मेरे को तो शॉर्ट पीरियड बताओ। आई एम टेकिंग 15 ईयर हिस्ट्री। जितने भी म्यूचुअल फंड 15 साल पहले 10 रुपए पे आए थे, आज सबके सब 150 की एनएवी पे हैं। यानी 15 साल में पैसा 15 गुना हुआ और इसी शेयर बाजार से हुआ जिसमें बहुत सारे लोग अपने हाथ जला बैठे। और अगर मैं और शॉर्टर पीरियड की बात करूं, पिछले 20 साल, क्योंकि अमूमन लोगों को शेयर बाजार का पिछला 4-5 साल ही याद होता है, 10 साल 15 साल पुराना शेयर बाजार किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि 30 साल पहले निफ्टी 1000 था, 45 साल पहले सेंसेक्स 100 रुपया था। पिछले 5 साल में सेंसेक्स निफ्टी में 15% का ग्रोथ आया है, लेकिन म्यूचुअल फंड में 20% आया। मतलब म्यूचुअल फंड हैव मेड मनी मोर देन डबल ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, और ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड हैं। अभी वापस से शेयर बाजार पे आते हैं, पहले मंथली देख लेते हैं। देखो, अब कोई बोलेगा कि भाई मैं तो नौकरी करता हूं, मैं तो 5,000 10,000 महीना दे सकता हूं, मेरे पास तो 5 लाख 10 लाख है नहीं। तो दोस्तों, इसी म्यूचुअल फंड में एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसे कहते हैं SIP, मंथली सेविंग। हर वो व्यक्ति जिसने 15,000 रुपए महीना पिछले 15 साल में दिया, 15% से ऊपर की ग्रोथ आई, आज लोगों को 1 करोड़ मिल रहा है, ऑलरेडी मिल चुका है। भविष्य में भी हमें उम्मीद है कि ये लेवल के रिटर्न म्यूचुअल फंड में बनेंगे। अब म्यूचुअल फंड में क्या, एक तो रिटर्न्स ज्यादा है और दूसरी बात ही कि कोई लॉक इन नहीं है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड महीना 2 महीना सोच के खरीदें। ऑलवेज थिंक ओवर ए 5 ईयर इफ यू वांट टू मेक गुड प्रॉफिट फ्रॉम शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। अब भी म्यूचुअल फंड का दूसरा पहलू देखते हैं। लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, लेकिन म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं है। बॉन्ड वाले फंड भी होते हैं, गोल्ड वाले फंड भी होते हैं। जैसे ये SBI गोल्ड फंड है, इसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट प्योर गोल्ड में होता है, और जो 24 कैरेट सोने का प्रॉफिट है वही आपको मिलेगा, शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ये LIC का PSU फंड है, बैंकिंग PSU फंड, इसका भी शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं। इसका निवेश 40 से 50 बॉन्ड में होता है, बैंकों के बॉन्ड होते हैं, 6-7% का रिटर्न है। ये दोनों ही प्रोडक्ट में कोई लॉक इन नहीं और कोई शेयर बाजार का लेना देना नहीं। और आपकी लाइफ में जो शॉर्ट टर्म नीड है ना, जैसे घर में न्यूबॉर्न बेबी है, तो हो सकता है आप DPS द्वारका या बाल भारती पीतमपुरा में एडमिशन कराने जाएं, जहां पे बहुत मोटी रकम डोनेशन के नाम की देनी पड़ती है। तो या आपके घर में कोई बच्चा 12 साल का है और आप IIT या PMT की तैयारी कराना चाहते हैं, तो आपको 4 से 5 साल के बाद एक मोटी रकम चाहिए। आप बिजनेसमैन हैं, हर साल दिवाली पे एक बड़ी रकम चाहिए होती है। आपके घर में छोटे भाई की या साली की या भतीजी की अगले 4 साल में शादी होने वाली है, तब हो सकता है 1.5 लाख रुपए तोले का रेट हो। तो अब आज से ही ये जो बॉन्ड मैंने बताया ना, इस गोल्ड में या बॉन्ड में अपनी शॉर्ट टर्म सेविंग पार्क कर सकते हैं। माने 6 महीने बाद जो पैसा चाहिए या 2 साल के बाद कोई टारगेट है या शॉर्ट टर्म कुछ पैसा बचा है, तो यहां डाल दीजिए। अब शेयर बाजार पे वापिस आते हैं। अब क्या है कि शेयर बाजार में ग्रोथ है, ये सबने देखा, पैसा बन रहा है ये भी सबको दिख रहा है, फ्यूचर अच्छा है ये भी सबको दिख रहा है। बट मैं कौन सा शेयर खरीदूं, कौन से सेक्टर में डालूं, कौन सा म्यूचुअल फंड लूं कि मुझे बेहतर रिटर्न मिले और इतना बेहतर मिले कि मेरी सैलरी निकल सके, कि मेरे बिजनेस से जितना कमाता हूं उतना ही मुझे शेयर बाजार से प्रॉफिट आए। उसको समझने के लिए आप एक बात समझिए, यदि आप रिसर्च कर सकते हैं और आपके पास ऐसा कॉर्पस है कि आप 15-20 कंपनी के शेयर ले सकते हैं और वो लेवल का रिसर्च कर सकते हैं, तो डू इट योरसेल्फ।
अगर आप 15 से 20% का रिटर्न सालाना कमा रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे तो म्यूचुअल फंड में डाल दो, 15 से 20% वही बन जाएगा। इवन कुछ म्यूचुअल फंड तो 25% का भी रिटर्न देते हैं। तो खुद यदि आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो आप यहां आओ विद प्रोफेशनल्स, विद म्यूचुअल फंड एडवाइजर। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा सर, एक साल में 100% के रिटर्न भी बनते हैं, बने हैं, आप भी बना सकते हो। यदि आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो, कोई रिस्क नहीं लेना, तो आप किसी भी मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा रख दीजिए। ये कॉम्बिनेशन होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, और इनके रिटर्न सेंसेक्स और निफ्टी से थोड़े से बेहतर हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि सेंसेक्स यदि 15 देगा तो ये 18 से 20% दे देगा, और यही रिटर्न इन्होंने पिछले 20 साल में दिए हैं। बट अगर आपको इससे थोड़ा बेहतर चाहिए तो आप स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। स्मॉल कैप फंड के रिटर्न लार्ज कैप से 1.5 गुना दुगना ज्यादा भी हुए हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, और सही समय पे एंट्री और एग्जिट नहीं कर पाने से बने बनाए रिटर्न बिगड़ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं थोड़ा सा स्मॉल कैप ले लो, रिटर्न बेहतर बन जाएंगे और अच्छे बनेंगे। बट आप इससे भी बेहतर रिटर्न चाहते हो तो फिर थोड़ा सा रिस्क लो और सेक्टर स्पेसिफिक फंड में आओ, जहां पे एक साल में 100% का रिटर्न, यानी एक साल में पैसा दुगना हुआ है। मैं प्रूव कर सकता हूं, आगे भी होने की संभावनाएं है। मैं बात कर रहा हूं कोरोना काल की। हम सब ने कोरोना काल देखा है। मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, और कोरोना काल के बाद जो सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी वो इन दो चीजों की बढ़ी। एक तो हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते थे, दवाइयों की शॉर्टेज थी, और दूसरा टेक्नोलॉजी, रिमोट वर्किंग, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना आ गया। और दोस्तों, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे शेयर एक ही साल में दुगने से ज्यादा हो गए, पर जो हमने खरीदा वही नहीं चढ़े। कुछ लोग तो जज ही नहीं कर पाए होंगे कि हेल्थ केयर और फार्मा चढ़ेगा, और आप लोगों ने शायद वो शेयर तब खरीदे होंगे जब वो चढ़ चुके होंगे, जैसा पिछले एक साल में डिफेंस के साथ हुआ। दोस्तों, हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री के या टेक्नोलॉजी के भी म्यूचुअल फंड होते हैं, और जिन लोगों ने ये फंड खरीदा उनका एक साल में 100% का रिटर्न बना। बट सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, उस दौरान रिटेल शोरूम बंद हो गए थे, और एक रिटेल शोरूम तो आज तक खुला ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई थी, तो इनको नुकसान हुआ, इनके नेगेटिव रिटर्न आए। तो सही समय पे सही पोर्टफोलियो से एग्जिट नहीं करने वालों का भी नुकसान हुआ। ये आपके सामने फार्मा फंड का पोर्टफोलियो है। दोस्तों, यदि आपको लगता है ना कि डॉक्टर लोग बहुत कमाते हैं, मैं आज अभी इसी वक्त आपको डॉक्टर बना सकता हूं। आपको लगता है हॉस्पिटल की बहुत कमाई है, आप खुद का हॉस्पिटल खोल लीजिए, कीमत केवल 5,000। 5,000 रुपए में आज अभी इसी वक्त आपका हॉस्पिटल खुल जाएगा, बस आपको यहां निवेश करना है। दोस्तों, ये एक फार्मा फंड है जो केवल हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल और दवाई जैसी कंपनियों में निवेश करता है। यदि आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे ना, तो इनका पैसा लगा है अपोलो हॉस्पिटल, विजय डायग्नोस्टिक, नारायणा हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल। अगर दवाई की बात करूं तो सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, और ऐसे ही और सारी कंपनियां, अरबिंदो फार्मा और ऑल दोस थिंग्स। और यदि आप ध्यान से देखें तो ये फंड जून 2004 में 10 रुपए का था, आज 400 रुपए का है, 1 लाख का 40 लाख हो गया। यदि आपको लगता है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए 2 करोड़ का निवेश लगेगा, आप 2 करोड़ का निवेश यहां कर दीजिए, घर बैठे बैठे आपको इतना आ जाएगा जो आपका बेटा डॉक्टर बन के भी नहीं कमाएगा। तो यस, इट इज पॉसिबल टू परचेज एंटायर हेल्थ केयर फार्मा इंडस्ट्री के शेयर, केवल एक निवेश एक चेक में किया जा सकता है, और ये फंड ने वो साल में 100% का रिटर्न दिया। अब बात करते हैं, कोरोना काल खत्म हो गया, 2 बार लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन हटा, तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के रुके हुए प्रोजेक्ट थे, चाहे वो मेट्रो एक्सपेंशन है, रेलवेज है, ब्रिज है, हाईवे है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, इन सब का काम तेजी से चढ़ा। और वो कंपनियां जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व थी, चाहे वो रेलवे एक्सपेंशन है, ब्रिज है, पोर्ट है, मेट्रो नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उन सबके शेयर्स और म्यूचुअल फंड में तेजी आ गई। एक इंफ्रास्ट्रक्चर करके भी फंड होता है, जिसमें यदि आप निवेश करें तो आपका पैसा उन्हीं कंपनियों में लगेगा जो रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे एक्सपेंशन, मेट्रो सिस्टम, रोड, ब्रिज, हाईवे, पोर्ट, इन सबसे जुड़ी हैं। और इन फंड में पैसा 3 साल में 3 गुना हो गया। सर, 3 साल में 3 गुना,
प्रॉपर्टी में नहीं हुआ, लेकिन उसी से अलाइड एक सेक्टर था इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हुआ। हम सब ने बचपन में पहाड़ा सुना है सर, 13 तिये 39, 13 3 39। ये डीएसपी टाइगर एक फंड है जो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनियों में निवेश करता है। इनका निवेश रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डिफेंस जैसी जगह पर है। जुलाई 2021 में 130 रुपए था, आज 330 रुपया है, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। लेकिन सही समय पे निवेश करने वालों का हुआ। और ये जज करना आपके लिए मुश्किल है कि कब फार्मा चढ़ेगा, कब बैंकिंग चढ़ेगा। और ऐसा ये कोर सेक्टर है जिसमें पिछले 1 साल में लोगों का पैसा दुगना हुआ। डिफेंस, गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है कि बाहर से कुछ नहीं खरीदना, डिफेंस का सब कुछ देश में बनाना है। और डिफेंस के शेयरों में तेजी आई, और पिछले 1 साल में कई सारे डिफेंस के शेयर तो दुगने से ज्यादा हो गए। देयर इज फंड कॉल एचडीएफसी डिफेंस फंड। अगेन, इसमें निवेश करेंगे तो आप पूरा डिफेंस पैक खरीद लेंगे, जितनी भी डिफेंस की कंपनी, करीब 15-16 कंपनियां हैं। यदि आप देखें तो 2023, जून 2023 में फंड लॉन्च हुआ था, जून 2023 में, और आज इसकी कीमत करीब करीब 24 रुपए है। 1 साल में पैसा 1 लाख का 2.25 लाख बन गया। कंपनियों के नाम आपके सामने स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आस्ट्रा माइक्रोवेव, दीज ऑल कंपनीज आर रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर। अब आप खुद शेयर खरीदना चाहते हैं तो एचडीएफसी डिफेंस फंड आप गूगल पे लिख दीजिए, रिलायंस फार्मा फंड गूगल पे लिख दीजिए, आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, कब आया, आज कितने का और कौन से शेयर है। लेकिन आप तब भी वो प्रोफेशनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये अलग अलग टाइम के अलग अलग सेक्टर की ग्रोथ है। जैसे मैंने बताया कि 2020 में फार्मा चढ़ा, उसी दौरान आईटी शुरू हो गया और अगले 2 साल तक आईटी का बूम था। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड का बूम था। आगे क्या आएगा आप जज नहीं कर पाएंगे। मैं 15 साल से शेयर बाजार में हूं। यदि मुझे केवल आधे घंटे के लिए पता चल जाए कि अगले आधे घंटे में शेयर बाजार में क्या होगा, तो दोस्तों मुझे जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना पैसा कमा सकता हूं। लेकिन नोबडी कैन रियली जज कि अगले आधा घंटा छोड़ो, कोई शेयर बाजार का 5 मिनट का प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि क्या होगा। तो सेक्टर प्रेडिक्शन तो और भी टफ है, लेकिन पैसा यहीं से बनता है। अब मैं, क्योंकि हमने बहुत सारे शेयर्स और म्यूचुअल फंड की बात की है, तो एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है दोस्तों। हमने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो बाजार के जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश के दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और कोई भी निवेश का डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए अरेंज की गई है। मैं शेयर बाजार में निवेश करता हूं, म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं, और जिन कंपनी और शेयर्स की मैंने बात की उनमें मेरा निवेश हो भी सकता है और नहीं भी। मैं केवल शेयर बाजार का एक निवेशक हूं, आपकी तरह। जो सीखा है वो आपके सामने रख रहा हूं। आज की प्रेजेंटेशन मिस्टर राजवीर कौशिक और मिस्टर यशपाल सैनी जी ने अरेंज की है। दोनों मेरे परम मित्र हैं, हम लोग एक दूसरे को करीब 20 साल से जानते हैं। तो आगे चलते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। सही समय पे एंट्री तो लोग कर लेते हैं, टिप मिल जाती है। बहुत सारे सीएनबीसी जैसे चैनल हैं, बिजनेस चैनल पे टिप मिल गई, किसी दोस्त ने बता दिया कि फलाना शेयर ले लो, और आपने ले लिया। प्रॉब्लम होती है एग्जिट की, कि लोग एग्जिट नहीं कर पाते। जैसे फार्मा और आईटी कोरोना टाइम में चढ़े, उसके बाद पिछले 3 साल से वहीं पर है, और 3 साल तक रिटर्न नहीं देना भी नेगेटिव ही होता है। ये शेयर बाजार के अलग अलग लेवल हैं कि पिछले 30 साल में शेयर बाजार कब चढ़ा, कब गिरा, और उसके कारण भी हैं, क्यों चढ़ा और क्यों गिरा, कितना चढ़ा और कितना गिरा, लेकिन अंत में ये ऊपर ही आया। ये अलग अलग गिरावटें हैं। 1988 में मार्केट गिरा, 1993 में गिरा, 2009, 2020 कोरोना का टाइम। लेकिन जब जब शेयर बाजार जितना जितना गिरा है, उसके अगले 2 साल में उससे ज्यादा चढ़ा है। लेकिन डिफरेंस ये आया कि पिछली रैली में जो शेयर चढ़े थे, बाजार गिरने पे वो नीचे गिरे, और अगली बार जब यू टर्न आया तो इंडस्ट्री बदल गई, इकोनॉमी बदल गई, दशा और दिशा दोनों बदल गई। अगली बार रैली में दूसरा सेक्टर और दूसरा शेयर चढ़ेगा, जिसे जज करना सच में मुश्किल होता है। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की, जो मुझे लगता है कि भविष्य में एक आउट परफॉर्मिंग थीम होगी। या हम बात करेंगे इनोवेशन की, कि नई इनोवेशन करने वाली कंपनियां टिकेंगी, जो इनोवेशन नहीं करेगा वो बाजार की रेस से बाहर हो जाएगा। अगर मैं ओल्ड वर्सेस न्यू की बात करूं तो ऑटोमोबाइल, फार्मा और टेक्सटाइल,
ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें भारत पहले से एक्सपोर्ट हाउस है। हम अपने यहाँ गाड़ियां और उनके कलपुर्जे, दवाइयां और कपड़ा बना के बाहर बेचते हैं। लेकिन अब जो नई थीम है वो लोग नहीं जानते हैं, वो है सेमीकंडक्टर, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो है सोलर पैनल, वो है डिफेंस इक्विपमेंट। दिस इज नो न्यू थीम, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी फोकस है। गवर्नमेंट चाहती है कि डिफेंस हब बने, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, हम सेमीकंडक्टर का हब बने। इनसे किन कंपनियों का फायदा होगा वो शायद आप जज नहीं कर पाएंगे। आपको वो कंपनियां तब दिखेंगी जब वो 10 गुना बड़ी हो जाएंगी। लेकिन म्यूचुअल फंड उसे आज ही सेंस कर लेता है, क्योंकि उनका काम ही यही है, रिसर्च करना। जैसे सेंसेक्स और निफ्टी को देख के पता चलता है ना कि शेयर बाजार की क्या ग्रोथ है, ऐसे हर सेक्टर का एक इंडेक्स है। आईटी इंडेक्स, बैंकिंग इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, इन्हें देख के पता चलता है कि फार्मा में क्या ग्रोथ है, आईटी में क्या ग्रोथ है, बैंकिंग में क्या ग्रोथ है। ऐसा ही एक इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जिससे यह पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां हैं, जिनके प्रोडक्शन हाउस हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, दिल्ली के पास गुड़गांव पूरा भरा हुआ है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से, कि उनकी क्या ग्रोथ है। और ये निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये भारत सरकार का डेटा है। इसके हिसाब से पिछले 1 साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 60% से ज्यादा हुई है। और यदि मैं पिछले 5 साल की कंपाउंडिंग बात करूं, तो पिछले 5 साल में कंपाउंडिंग रिटर्न है 26%। यहां लिखा हुआ है पिछले 1 साल का 60%, पिछले 5 साल का 26%। यदि आप ध्यान से देखें तो दोस्तों, मार्केट में ग्रोथ आई 18% की, यहां पे ग्रोथ आई 26% की। जमीन आसमान का डिफरेंस। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस विल रिमेन कंटिन्यू। ये वो सेक्टर है जो यहाँ मार्क हो रखे हैं, कौन कौन से सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसको जोड़ के बना है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, जैसे मैंने थीमेटिक फंड की बात की थी, ऑलरेडी ये कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो ऐसी ही कंपनियों में निवेश करते हैं जो या तो इनोवेटिव हैं या नए तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस है और आज की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं। पुराने तरीके बदल चुके हैं। आज पिछले 1 साल में इन म्यूचुअल फंड का रिटर्न 65% से ज्यादा रहा। पिछले 3 साल में 32% का एनुअल रिटर्न रहा। और पिछले 2 साल में लोगों का पैसा डबल हुआ। 2 साल में पैसा डबल, और कोई टेंशन नहीं ली, पैसा डाला, मैन्युफैक्चरिंग फंड को दिया और भूल गए, और उन्होंने पैसा दुगना कर दिया। ये एक नया फंड लॉन्च हुआ है, इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि दे विल इन्वेस्ट इनटू द कंपनीज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और दोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विच आर एक्सपेक्टेड टू गेट बेनिफिट ऑफ फ्यूचर पॉलिसीज, आज भविष्य की जो डिमांड है। और हम उम्मीद करते हैं, अगेन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, जो भी कुछ मैंने बताया वो सब आंकड़े थे, मैं प्रिंटेड गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा और जो लोग यहां निवेश करेंगे वो बेहतर रिटर्न बना पाएंगे। ऐसा ही एक फंड लॉन्च हुआ है, एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, जो नई थीम और नई इनोवेशन को पकड़ता है। देखो, हर चीज में इनोवेशन है, आप शायद उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। यदि मैं आज आपसे बोलूं कि चॉकलेट की बिक्री बढ़ गई है तो इससे किसका फायदा होगा, तो 90-99% लोग बोलेंगे चॉकलेट बनाने वाली कंपनी का। जबकि मैं बोलूंगा इसका सबसे ज्यादा फायदा डेंटिस्ट को होगा, डेंटल ट्रीटमेंट वाले हॉस्पिटल को होगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यदि मैं आज आपसे बोलूं कि इंडिगो एयरलाइन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, तो आप में से बहुत सारे लोग 4-5 हवाई जहाज वाली कंपनियों के नाम बता देंगे। जबकि मेरा मानना है कि इंडिगो एयरलाइन का, इंडिगो छोड़ो किसी भी एयरलाइन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ये प्लेटफॉर्म है जिसपे आप और मैं बैठ के जूम मीटिंग कर रहे हैं। आज से पहले मिलने के लिए फ्लाइट पकड़ के मुंबई जाना पड़ता था। और एक बात बोलूं, जूम इज द कॉम्पिटिटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज वेल। राजवीर जी और यशपाल जी गाड़ी चला के आपसे मिलने आते थे, आज जूम प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। तो ये जूम नाम की कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट टीम नाम के प्लेटफॉर्म ने बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक और एविएशन कंपनियों को हिला के रख दिया है। कौन सी इंडस्ट्री कब करवट ले, अब समझ ही नहीं पाएंगे। तो एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में जो इनोवेशन करेगा, जैसे यूं समझ लीजिए कि ऑटोमोबाइल में इनोवेशन क्या है। ऑटोमोबाइल में इनोवेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल। एनर्जी यानी बिजली, बिजली में बोले तो इनोवेशन क्या है, तो एनर्जी में इनोवेशन है सोलर एनर्जी।
अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसमें इनोवेशन क्या है? इसमें इनोवेशन है सेमीकंडक्टर चिप, जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल पैनल चलता है। तो बहुत सारे इनोवेशन होते हैं, हर इंडस्ट्री में होते हैं, चाहे हेल्थ केयर है, फार्मा है, बैंकिंग है, आईटी है, सब कुछ। अगर मैं बोलूं बैंकिंग इंडस्ट्री में इनोवेशन क्या है, तो आपकी मोबाइल ऐप, जिसके लिए पहले आप ब्रांच जाके धक्के खाते थे, आज सब कुछ मोबाइल में होता है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड एक थीमेटिक फंड है, और ये इसी तरह के इमर्जिंग इनोवेशंस, जो फ्यूचर में आने वाले इमर्जिंग प्लेटफॉर्म या बिजनेस हैं, या वो कंपनियां जो फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर रही हैं, उनमें निवेश करेगा। जो इन्वेस्को का फंड था, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसकी लास्ट डेट 8 अगस्त है, और आज के बाद केवल 4 दिन बचे हैं यदि आपने निवेश करना हो तो। और एसबीआई की लास्ट डेट 12 अगस्त है। मेरा ये मानना है, हालांकि मैं प्रिंटेड गारंटी नहीं दे सकता, कि ये दोनों ही म्यूचुअल फंड ब्रॉडर मार्केट पे निफ्टी को और बाकी सभी म्यूचुअल फंड को बीट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुझे उम्मीद है। बाकी आप अपने निवेश का डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही लीजिएगा। तो अब मैं वापस से शेयर बाजार की बात करूं, जो मुझे लगता है कि भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 45 साल में 16% का ग्रोथ दिया। वो पीरियड जब 2 प्राइम मिनिस्टर गोली से मार दिए गए, 3 बार हमने जंग लड़ी, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, और उसके बावजूद यदि एक भारत के इतिहास में यदि ये रिटर्न आए, तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूं, क्या अगले 40 साल पिछले 40 साल से बेहतर होंगे? क्या अगले 15 साल पिछले 15 साल से बेहतर होंगे? चलिए केवल 5 साल की बात करते हैं, जब तक ये गवर्नमेंट है। क्या अगले 5 साल पिछले 5 साल से बेहतर होंगे? यदि हाँ, तो मैं ये मान लेता हूं कि केवल 15% की ग्रोथ यदि आ जाए हर साल, जो भारतीय शेयर बाजार का सालाना ग्रोथ है, तो दोस्तों सेंसेक्स 2030 में 2 लाख का होगा और निफ्टी 60,000 का होगा। मैं शेयर बाजार को तब से जानता हूं जब निफ्टी 2000 और सेंसेक्स 6000 का होता था, और मुझे लग रहा है कि 2030 आते आते निफ्टी 50,000 60,000 की रेंज में होगा। अगेन ये प्रोजेक्शन है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा। आप अपने डिसीजन अपनी मर्जी से अपने एडवाइजर से पूछ के लीजिए। हमें लगता है ये लेवल की ग्रोथ भारत में होगी, और 15% की ग्रोथ कम नहीं होती सर। ओवर ए लॉन्गर पीरियड यदि आप देखें, 15% का मतलब है 5 साल में पैसा दुगना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना। और यदि 20% की ग्रोथ हो, तो ये 16 गुना की बजाय 100 गुना हो सकता है, यानी मोर देन 1 CR। बट मैं 15% ही लेके चल रहा हूं। और यदि मैं मंथली पेंशन की बात करूं, जैसा मैंने कहा था कि शेयर बाजार से मंथली पेंशन लिया जा सकता है, यदि 15% की ग्रोथ हो, इस चार्ट का फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिंदगी भर याद रहेगा ये। यदि 15% की ग्रोथ हो, तो पैसा 5 साल में दुगना होता है। वट एवर एक्स अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, SIP और एनी अदर वे इनटू शेयर मार्केट, ये पैसा हर 5 साल में दुगना होगा। पहले साल का पैसा 5वें साल में दुगना होगा, दूसरे साल का पैसा 6ठे साल में दुगना होगा। आप जो भी रकम मुझे 5 साल के लिए देंगे, 10,000 महीना या 1 लाख महीना, 6ठे साल से उतने रुपए महीना आप लेना शुरू कर दीजिए और जिंदगी भर लीजिए। ग्रोथ रेट 15 रहना चाहिए बस। यदि आपको लगता है यार 15% ग्रोथ मुश्किल है, तो मैं 12% कर देता हूं। आप कोई भी एक्स अमाउंट, 5,000 महीना, 50,000 महीना, 6 साल के लिए दीजिए। 7वें साल से उतना ही अमाउंट आप वापस लेते रहिए, जिंदगी भर लेते रहिए, कभी खत्म नहीं होगा। यदि मैं ग्रोथ रेट को 6% मान लूं, यार हम तो 6% की ग्रोथ मान के चलेंगे, तो मेरे को 12 साल तक जो भी अमाउंट देंगे, 13वें साल से उतना ही वापस दूंगा। और ये जो 6% वाला है ना, आखिरी वाला, इसमें मैं प्रिंटेड गारंटी देने को तैयार हूं, क्योंकि यहां मैं गारंटी दे सकता हूं इतना आएगा। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों के पास आज ये प्रोडक्ट है कि 12 साल दे दो और 13वें साल से लेना शुरू कर दो, क्योंकि 6% का रिटर्न कोई भी इजीली बना सकता है। अब मैं क्या बोलता हूं, पैसे के 2 हिस्से करो, जो भी आप दे सकते हो। मान लो 10,000 दे सकते हो, 20,000 दे सकते हो। आधा पैसा डालो 15% वाले में, और आधा पैसा डालो 6% वाले में। 5 साल के बाद इसका तो देना नहीं है, आप इसका भी देना बंद कर दो, और जो यहां से वापिस आना शुरू होगा 5 साल वाले से, उससे आप इसको कैरी ऑन करो। ओवरऑल 12 साल तक आपने पैसा आपने 5 ही साल दिया, 6ठे साल से जो आना था उसको दूसरे प्लान में देते चले गए। दोस्तों 12 साल के बाद आप 4 गुना वापिस ले पाएंगे। यानी अगर आप 10,000 महीना दे दिया, तो 12वें साल से आप 40,000 रुपये महीना ले सकते हैं। और अगर किसी को लगता है यार 10 साल बाद 40,000 की क्या वैल्यू होगी, बात भी सही है, तो मैं फॉर्मूला चेंज करता हूं।
मान लीजिए आपकी उम्र अभी 30 साल है, आप निवेश कीजिए 15 साल तक। 45 की उम्र में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके खर्चे आएंगे, तब मैं आपको दूसरी सैलरी देनी शुरू कर दूंगा। या मान लीजिए आपकी उम्र 45 साल है, अब 15 साल तक निवेश कीजिए, जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे, सैलरी आनी बंद हो जाएगी, मैं उस दिन आपको पेंशन देनी शुरू कर दूंगा। 15,000 रुपए महीना, 15 साल में 15% के हिसाब से 1 करोड़ बना है और भविष्य में भी बनेगा। और जिन लोगों के पास आज 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी है, उनको लाख रुपए महीने की पेंशन मिल जाएगी बैंक के ब्याज के हिसाब से। तो दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स आर पॉसिबल विद सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सही तरीके से निवेश करेंगे तो आप शेयर बाजार से अपनी एक सैलरी विड्रॉ करा पाएंगे। यदि मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन एक आम आदमी के घर की लूं, मेरा, राजवीर जी का, यशपाल जी का, हम तीनों दोस्त हैं और हम तीनों का घर आज की डेट में 50-60 हजार में चलता है। आज से 30 साल पहले 1992 में मेरे पिताजी बताते हैं 1 लीटर दूध तब 10 रुपए का होता था और 1 तोला सोना 3 हजार का था और हमारे घर का खर्चा भी ऑलमोस्ट इतना था। आज से 1 साल पहले सन 2022 में 1 लीटर दूध 60 रुपए का था, सोना 50,000 तोला था और घर का खर्चा भी इतना था। मैं, यशपाल जी और राजवीर जी, हम तीनों तीनों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है। हम तीनों जब रिटायर होंगे ना, तो हमको अपना घर चलाने के लिए कम से कम 4 से 5 लाख रुपए मंथली पेंशन चाहिए होगी। यदि आप लोगों का घर 1 लाख में चलता है तो आपको शायद 6 लाख की पेंशन चाहिए होगी। और 6 लाख की पेंशन लेने के लिए ना दोस्तों, 10 करोड़ की एफडी चाहिए। 10 करोड़ की एफडी कराओगे, 5% सालाना ब्याज से 5 लाख रुपए महीना आएगा। और ये जो आंकड़े आपके सामने दिखे हैं ना, आप फोटो ले लो, गलत नहीं बता रहा, पिताजी से पूछ के देख लेना, या इस मीटिंग में कोई ऐसे सज्जन बैठे हैं जिनकी उम्र 60 के पार है, तो उन्हें याद होगा उन्होंने कितने रुपए का सोना, क्या रेट में सोना अपनी शादी का खरीदा था। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो इस बात को समझें कि 2007 में, आज से करीब करीब 15 साल पहले, 2.5-3 लाख में पढ़ाई हो जाती थी, ग्रेजुएशन करना सफिशियंट होता था। आज 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में एक बेसिक एजुकेशन आती है, मतलब ग्रेजुएशन प्लस समथिंग एल्स। और इसका ग्रोथ रेट 10% है, जिसे इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। आज से 15 साल बाद एक बच्चे के लिए 40 से 50 लाख रुपए चाहिए होगा। यदि मैं शादी की बात करूं, तो हमारी, राजवीर जी की, यशपाल जी की शादियां ऐसे ही हुई हैं, गली में हलवाई बैठ जाते थे, छत पे टेंट लग जाता था, 2-2.5 लाख में शादी हो जाती थी। आज बैंकेट हॉल की शादी 10 लाख से कम में नहीं होती। तो भविष्य में सॉरी, इस लेवल की शादी के लिए 40 से 50 लाख चाहिए होगा, जो आज बैंकेट में हो जाती है। फोटो खींच लीजिए, ये आंकड़े गलत बता नहीं रहा, ये 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ गणित है, कंपाउंडिंग रिटर्न। यदि आपके घर में एक बच्चा है तो 1 करोड़ चाहिए, 2 बच्चे हैं तो 2 करोड़ चाहिए, वो भी सिंपल लाइफस्टाइल वाले। अब यदि मैं 1 करोड़ के टारगेट की बात करूं कि मुझे अपने बच्चे के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ चाहिए, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट गारंटेड प्रोडक्ट में पैसा डालते हैं जहां भारत सरकार की गारंटी है, चाहे वो पीएफ है, पॉलिसी है, पोस्ट ऑफिस है, तो 25,000 रुपए महीना यदि आप देते हैं 5% के हिसाब से, तो 20 साल में 1 करोड़ बनता है। और वहीं यदि 15% पे आपका पैसा ग्रो करे, जो म्यूचुअल फंड एसआईपी में हो रहा है, शेयर बाजार में हो रहा है, तो 8,000 रुपए महीने से भी ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। बट क्वेश्चन यही है कि 15% की ग्रोथ कहां से आएगी, और जिस साल मैं रिटायर हो रहा हूं उसी साल मार्केट गिर गई, तो इसको थोड़ा बदल के देखते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, कि हर व्यक्ति को निवेश करते वक्त अपने पैसे को 3 टुकड़ों में बांटना चाहिए, 3 टाइम्स। वट एवर मनी यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, 10,000 कर रहे हो, 20,000 कर रहे हो, 1 लाख कर रहे हो, 3 टुकड़े करो। 33% से सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म सेविंग प्रोडक्ट खरीदिए, जैसे मैंने गोल्ड या बॉन्ड की बात की थी, क्योंकि हर 2-3 साल में कोई ना कोई छोटी मोटी जरूरत आ जाती है। 33% पैसे से आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के प्रोडक्ट लीजिए, चाहे वो रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड एसआईपी है, प्रॉपर्टी बनाओ, अच्छे शेयर खरीदो, और 33% को इन दोनों के बैकअप पे पार्क करो, जिसे कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी होता क्या है कि मान लीजिए अब मैं 10,000 महीने की फ्यूचर कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, यदि आप 10,000 रुपए महीना देते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए महीना किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में पार्क करे जहां 5% की ग्रोथ है, तो दोस्तों 20 साल में ये पैसा 41 लाख बनेगा, जिसमें आज ही कुछ नहीं होता तब क्या होगा। और यदि ये पैसा मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूं जहां 15-16% की ग्रोथ में मान रहा हूं, तो 20 साल बाद 10,000 रुपए महीने से 1.25 करोड़ बनेगा। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क हैं। पहला ये कि जिस साल मेरी बेटी की शादी है
उसी साल शेयर बाजार आधा हो गया तो, और दूसरा मैं जिंदा रहूंगा तो अगले 20 साल तक पैसा दूंगा तो 1 करोड़ होगा, मैं तीसरे साल में टपक गया तो। इसलिए मैंने कहा कि पैसे के 3 हिस्से कीजिए, शॉर्ट टर्म सेविंग में 33%, लॉन्ग टर्म सेविंग में 33%, और बाकी का 33% प्लान बी। प्लान ए आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और प्लान बी उसका बैकअप है। इफ प्लान ए फेल्स, प्लान ए मतलब मेरी नौकरी छूट गई, मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, मैं इस दुनिया में नहीं रहा, तो प्लान ए तो चलेगा नहीं, तो प्लान बी चाहिए, जिसके लिए हम ये बोलते हैं कि आपकी सालाना आमदनी का 16 गुना के बराबर आपका जीवन बीमा होना चाहिए, 16 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। यानी मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख है, तो साल का 12 लाख हुआ, इसका 16 गुना करूंगा तो करीब करीब 2 करोड़ निकला। यदि मैंने 2 करोड़ का जीवन बीमा ले लिया है और भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ, तो मेरे घर 1 लाख रुपए महीना मंथली ब्याज आता रहेगा। मेरे प्लान ए में जो जो जाता था वो जाता रहेगा, प्लान बी मेरे परिवार को और मेरे फ्यूचर के जो गोल्स हैं उन सबको बचा लेगा। तो वापस से अब इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं कि हमारा जीडीपी 7% है, ये सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया मान रही है वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमोंग्स द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से हम भाग रहे हैं 2 चीजों में, एक जनसंख्या में और दूसरा अर्थव्यवस्था की तेजी में। मार्केट लाइफ टाइम हाई है, और मार्केट हमेशा फ्यूचर को देख के चलता है, क्योंकि फ्यूचर अच्छा होने की संभावना है, इसलिए शेयर बाजार चढ़ रहा है। बाय 2030 वी आर एक्सपेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और सबसे ज्यादा ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करेगा, या फिर इनोवेटिव थीम वाली कंपनियां करेंगी, जिन्हें आइडेंटिफाई करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन रिसर्च टीम और फंड मैनेजर के लिए आसान है। तो भारत अब नया भारत बन चुका है, नए भारत की ग्रोथ में भागीदार बनिए। शेयर बाजार में पैसा बना है, बनेगा, जिसको चाहिए वो निवेश करे, आपका भी बनेगा, लेकिन एक अच्छे एडवाइजर के साथ, एक अच्छे तरीके से। तो इन्वेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज की प्रेजेंटेशन को हम यही खत्म करते हैं अपने एडवाइजर से, और अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो हम उसको ले लेते हैं। राजवीर जी, यशपाल जी, आप दोनों कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन खत्म है, सवाल जवाब का सिलसिला करना है तो मैं हाउस ओपन कर देता हूं। आप दोनों अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर। क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर दीजिए सर। ठीक है जी, मैं करता हूं। थैंक यू अमित जी, आपने इतना इंफॉर्मेटिव सेशन लिया है, वो सबको पसंद आया होगा। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ जितने भी हमारे इन्वेस्टर इस मीटिंग में आए हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है अमित जी से पूछ सकते हैं, तो सामने बैठे हुए हैं। सर मैंने सबको ना अनम्यूट की कमांड दे दी है, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज एक एक करके पूछिए। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, कमांड दी हुई है। सर मेरा नाम दुर्गा सिंह है। ये जो एसआईपी में हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे को ये जानना है कि वन टाइम सपोज करो मैं, क्या मैं 1 लाख रुपए और उसके बाद ना भरूं, ऐसा कुछ ऑप्शन है इसमें? मतलब जब भी पैसे हों उस टाइम पे टॉप अप कर दें और बाद में ना करें? सर ये जो आप कह रहे हो ना, इसे इरेगुलर इन्वेस्टमेंट कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट यानी हर महीने एक मुश्त रकम पार करना। इरेगुलर इन्वेस्टमेंट भी शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में होती हैं। आप अभी 1 लाख या 50,000 जो रकम देना चाहते हैं दे दीजिए। भविष्य में जब जब आपके पास पैसा आए, 10,000, 20,000, 5,000, आप उसी फोलियो में टॉप अप कर सकते हैं। इसमें आपको हर महीने देने की बंदिश नहीं रहेगी। मान लीजिए आज 1 लाख दिया, 6 महीने बाद कहीं से 20,000 आ गए तो दे दीजिए, 12 महीने बाद कहीं से 5,000 आ गए तो दे दीजिए, और 24वें महीने में 25 या 50,000 की आवश्यकता पड़ गई तो निकलवा लीजिए। आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह चलता है, जब मर्जी जितना मर्जी डालो, जब मर्जी जितना मर्जी निकालो। जी ठीक है। मुझे कुछ पूछना है आप पूछिए। कि जैसे अभी एसबीआई लॉन्च कर रहा है अपना एनएफओ, तो इसमें और जो एडलवाइज ने अभी लॉन्च किया था एनएफओ, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है या दोनों सिमिलर काम करेंगे? सर दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग है। एडलवाइज ने लॉन्च किया था बिजनेस साइकिल फंड,
जब जब जिस बिजनेस का साइकिल बदलेगा वो उसके हिसाब से निवेश करेंगे, और साइकिल बदलते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक टाइम पे फार्मा और आईटी का दौर था, फिर डिफेंस का दौर आया। अब एसबीआई का पर्पस है इनोवेटिव कंपनी, मतलब हर सेक्टर में कुछ ना कुछ कंपनियां इनोवेशन करती हैं। जैसे फार्मा की बात करें तो जरूरी नहीं कि सारी फार्मा कंपनी इनोवेशन करे, लेकिन कुछ फार्मा कंपनी थी जिन्होंने कोरोना की दवाई बना डाली, कुछ फार्मा कंपनी थी जिन्होंने जेनेरिक मेडिसिन बना डाली। तो विद इन द सेक्टर जो एक ऐसी कंपनी होगी जो कुछ नया रिसर्च कर रही होगी, फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से काम कर रही होगी, ये उसमें निवेश करेंगे। दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग है, बट मुझे लगता है कि बिजनेस साइकिल फंड भी साइक्लिकली मैनेज करेगा और ये भी मैनेज करेगा। आप दोनों में कुछ कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं। पेनफुल है, ट्रेन नहीं दर्द हो रहा है। कैमरा स्टार्ट करिए उधर। हाँ जी, हेलो हेलो। संतोष डुंगरेल। हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम संतोष डुंगरेल है। मैंने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हम्म, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया, ये कोर आया है नई कंपनी मार्केट में जिसके शेयर खरीदे जाते हैं। हम्म। तो अभी तक तो मैंने देखा, उनके वीडियोस भी देखा, पर मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं सर पे ही विश्वास करता हूँ और उनके साथ ही आगे है मेरा विचार। देखो सर, मैं यहाँ पे दो बातें कहना चाहूंगा। शेयर्स में भी एसआईपी होती है, हर महीने आप एक या दो शेयर खरीदते रहते हैं, बट वहां पे आपका निवेश एक शेयर में हो रहा है। कल को शेयर परफॉर्म करे नहीं करे, इस बात को कौन जज करेगा? और आप टाइम पे एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे, शेयर गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में रहते हैं तो पहले तो पैसा ही 40-50 कंपनी में बढ़ता है, प्लस कब कौन सी कंपनी खरीदनी बेचनी उनकी रिसर्च टीम अपने आप करती रहती है। तो मेरा ये मानना है कि रेदर देन गोइंग विद 1 और 2 शेयर एसआईपी, इट्स बेटर टू गो विद म्यूचुअल फंड एसआईपी। और तीसरी बात ये कि एक पुराना एडवाइजर जो 20-25 साल से इंडस्ट्री में है, आप उस पर भरोसा करें तो बेहतर है। आप कोई साल 2 साल में आया, भविष्य पता नहीं गलत एडवाइस ना हो जाए कुछ, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। और यदि आप फिर भी किसी नए एडवाइजर की नई कॉल पे जाना चाहते हैं तो 100 रुपए में से 20 रुपए उसे दे के देखिए। यदि वो, मान लीजिए आपका अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसे 1 लाख 2 लाख दे के देखिए। अगर उस पर बेहतर रिटर्न बना दे 2-3 साल में तो पूरा उसे दे दीजिएगा। एकदम से सारा पैसा किसी नए एडवाइजर को मत दीजिए, पहले परख लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। और ये म्यूचुअल फंड एसआईपी सेबी रेगुलेटेड इंडस्ट्री और प्रोडक्ट है। स्टॉक एसआईपी में फिर रेगुलेटरी वाला फ्रेमवर्क नहीं रहता है। जी नमस्कार अमित जी, आशुतोष। जी सर बताइए। अमित जी, नमस्कार मेरे सर। पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत नॉलेजेबल सेशन दिया। मेरे दो सवाल हैं। पहला, एक तो ये म्यूचुअल फंड में जो हम निवेश करते हैं, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज की भी कुछ कॉस्ट होती होंगी, तो इनके सोर्स ऑफ फंडिंग क्या रहते हैं, और प्लस हम लोगों को वो कॉस्ट कैसे ट्रांसफर होती है, निवेशकों को वो कॉस्ट कैसे ट्रांसफर होती है? जी, ये एक सवाल था, दूसरा भी है कोई? हाँ जी, दूसरा सवाल, मैं एक स्ट्रैटेजी तो जैसे आज आपने बताई, जो अपकमिंग सेक्टर्स हैं उनमें म्यूचुअल फंड, उससे रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है उनमें इन्वेस्ट करो। और मैं यशपाल जी से भी गाइडेंस लेता रहता हूँ इन्वेस्टमेंट से पहले। मुझे ये पूछना था, जैसे एक स्ट्रैटेजी हमारी ये भी है कि हिस्टोरिकली हम रिटर्न देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के, कि किसका पिछले 5 साल का 25%, 20%, 15% रिटर्न है, उसके बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी ठीक है, या मतलब स्ट्रैटेजी आपने जो आज बताई है उसी पे फोकस करना जरूरी है? ठीक है, मैं पहला सवाल लेता हूँ। देखो, ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर काम कर रही है तो उनकी कुछ इंटरनल कॉस्ट होगी। उनके ऑफिस हैं, उनके एम्प्लॉई हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, टैक्स देते हैं, और एडवाइजर को भी कमीशन देते हैं। तो म्यूचुअल फंड का जो मोटा मोटा खर्चा होता है उसकी लिमिट है 2.5%, 2.5% जो सेबी ने तय कर रखी है। यानी आपका पैसा कोई भी निवेश करने के बाद उस पर 2.5% सालाना से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। और जितने भी रिटर्न मैंने आपको दिखाए हैं, 18% या 20% या 25%, ये सब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट काट के निकालने के बाद के रिटर्न है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के डेली बेसिस के खर्चे होते हैं, और वो डेली बेसिस के खर्चे काटने के बाद ही उस दिन की एनएवी डिक्लेयर होती है। तो मोटा मोटी यदि कोई म्यूचुअल फंड आपको 20% का रिटर्न दे रहा है तो एक्चुअल में वो 22.5% कमा रहा है। 22.5% साल का कमा रहा है, 2% उसके खुद के खर्चे हैं, और आपको 20% दे रहा है। तो ये एक्सपेंसेस होते हैं। अब आपने दूसरी स्ट्रेटेजी की बात की। आज से 5-7 साल पहले तक हम भी यही करते थे कि पास्ट परफॉर्मेंस देख लो, जो अच्छे रिटर्न वाले फंड है वो ले लो, क्योंकि यही कैटेगरी होती थी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप, और एवरेज रिटर्न यही बनते थे। यदि आप 15 से 20%, 22% तक का रिटर्न बनाना चाहते तो पास्ट परफॉर्मेंस देखिए और उसके हिसाब से लग जाइए। लेकिन यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बनाने हैं
तो फिर आपको सेक्टर स्पेसिफिक कॉल लेनी पड़ेगी, और उसमें आपको पुरानी परफॉर्मेंस से पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि किसी के पास सेमीकंडक्टर पहले था ही नहीं, किसी के पास पहले कोरोना की दवाई थी नहीं, किसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपीरियंस नहीं था। ये सब फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, तो वो कॉल के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, नए इमर्जिंग फंड में आना पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं कि जिस इमर्जिंग फंड की या जिस मैन्युफैक्चरिंग थीम की हम बात कर रहे हैं वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही चले। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा रिसर्च दूसरों से थोड़ा बेहतर है, फंड मैनेजर बाजार को हमसे बेहतर जानता है, तो उनके कॉल्स हिट होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। हम तो केवल हिट एंड ट्रायल ही कर पाएंगे सर, आम निवेशक है, हमें वो लेवल का एक्सेस तो है नहीं। तो पहले ऐसा चलता था कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के फ्यूचर बिल्डिंग खड़ी कर लो, 15-20% रिटर्न बनाने के लिए वो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न चाहिए तो फिर आपको पास्ट नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्यूचर की इंडस्ट्री है उनका पास्ट है ही नहीं, वो सब नई इंडस्ट्री है। 20 साल पहले किसी ने पेटीएम नाम सुना था, किसी ने फ्लिपकार्ट नाम सुना था? ये फ्यूचर इंडस्ट्री। किसी ने डिलीवरी नाम सुना था? 30 साल पहले कोई गूगल को नहीं जानता था। तो ये फ्यूचर इंडस्ट्री किसी के कंट्रोल से बाहर है। कब कौन सी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो जाएगी, ये जूम प्लेटफॉर्म लॉकडाउन लगते रातों रात बड़ा हो गया, पर उससे जूम पहले से है लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री को समझना मुश्किल है। आप ये कर सकते हैं कि 100 रुपए के निवेश में से 25 से 30 रुपए फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्ट में डालिए, ताकि नुकसान भी हो तो ज्यादा ना हो। बट मुझे लगता नहीं कि ये मैन्युफैक्चरिंग थीम और एसबीआई इनोवेटिव थीम में नुकसान की संभावना है, क्योंकि जहां तक मैं स्टडी कर पा रहा हूं मुझे उम्मीद है दे विल डिलीवर बेटर रिटर्न। आई होप आपके दोनों सवालों के जवाब हो गए। हाँ जी, हाँ जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉस नमस्कार सर। मॉर्निंग, मैं राजीव त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी त्रिपाठी जी बताइए। अमित जी, मुझे पूछना था कि सपोज आई हैव इन्वेस्टेड इन सम शेयर, इसमें एक लालच सा भरा, व्हाट इज द राइट टाइम टू एग्जिट आउट ऑफ इट? मतलब समझ ही नहीं आता है, पता लगता है कि अरे ये तो प्रॉफिट बन गया, शायद और ऊपर जाए। मेरे साथ हो चुका है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेरे पास था। सर दो बातें हैं। हेलो, ये शेयर जैसे बॉम्बे, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मैंने 450 पे लिया था, वो एक टाइम पे 1250 पे गया। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब वो 1250 पे गया बीएससी का, और उसके बाद तुरंत गिरने लगा, तो मैंने 1175 पे बेच दिया। उसके बाद ऐसा भागा वो, एक टाइम पे 2900 हिट किया उसने जाके, और मैंने सारे निकाल दिए 1175 पे। देन आई फेल्ट चीटेड, मैंने कहा ये थोड़ा सा वेट कर ले। तो व्हाट इज द राइट टाइम? बिकॉज उस समय गिरने लगा था, मैंने बेच दिया। तो व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ एग्जिटिंग इन देखो फ्रॉम द दो शेयर? चीजें हैं। अगर मैंने परचून की दुकान खोली तो मैं ये सोच के नहीं खोलता कि दुकान जब प्रॉफिट देने लगेगी तब मैं एग्जिट कर जाऊं। तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो एक्चुअली में आप शेयर में निवेश नहीं कर रहे, आप उस इंडस्ट्री के पार्ट बन गए, आप उसके शेयर होल्डर बन गए, वो बिजनेस आपका है। अब आपको लगता है कि इंडिया में इस बिजनेस की ग्रोथ है, यानी शेयर बाजार जो जिस मंडी है ना, शेयर बाजार एक मंडी है, आपको लगता है शेयर बाजार की ग्रोथ है तो वो शेयर चढ़ता रहेगा। मान लीजिए मैंने एक हॉस्पिटल के शेयर खरीदे, कोई भी हॉस्पिटल के शेयर ले लिए, अब मैं उस हॉस्पिटल का मालिक हूं। पिछले 1 घंटे में आपसे बात के दौरान मैंने 100 बाईपास सर्जरी की है। आई एम द ओनर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल, बीइंग इन शेयर होल्डर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल। राइट। तो अब अगर मुझे लग रहा है कि मेडिकल इंडस्ट्री में ग्रोथ है तो वो ग्रो करेगा। शेयर प्राइस कभी कभी ऊपर नीचे होते हैं, स्पेक्यूलेशन होती है, उसके डर के मारे आप निकल जाएंगे तो ग्रोथ से हाथ गवा बैठेंगे, जैसा आपके साथ हुआ। तो यदि आपको उस इंडस्ट्री पे, शेयर को नहीं, उस इंडस्ट्री पे भरोसा है कि हाँ भाई मेडिकल लाइन अच्छा करेगी, रिटेल स्पेस अच्छा करेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस अच्छा करेगा, तो उसके शेयर्स को लंबे समय के लिए निवेश करके बैठिए, आप मुनाफा कमाएंगे। शेयर प्राइस के मूवमेंट को मत देखिए, आप ये देखिए कि यू आर द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। जब बिजनेस सोच के निवेश करेंगे ना, शेयर बाजार में 95% लोग पैसा गवाते हैं, 5% लोग कमाते हैं। जो 5% कमाते हैं ना, वो निवेश के इरादे से नहीं आते, वो बिजनेस के इरादे से आते हैं। तो आप उसे बिजनेस समझिए कि यू आर ओनर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो आप उसे निकलने की कभी सोचेंगे ही नहीं। शेयर प्राइस है नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा। अब दूसरी बात, इसके अलावा आपके साथ अक्सर ऐसा होगा कि जो शेयर आप बेचेंगे वही चढ़ जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि वही शेयर चढ़ा, सारे शेयर चढ़े लेकिन आप केवल उसी का भाव देखते थे। होता एक्चुअल में ये है। सही है, एग्जैक्टली। दो आई गेन्ड आउट ऑफ इट। मैंने 470 में लिया था और मैंने 1175 में बेचा। बट व्हाट आई फेल्ट बैड इज कि जब मैंने बेचा उसके बाद ऐसा भागा हॉर्स की तरह, इट रीच्ड एट 29। सर प्रॉब्लम ये नहीं कि वो भागा, शेयर बाजार में रैली थी, सारे शेयर भागे, लेकिन आपने केवल उसी का भाव देखा क्योंकि आप उस पर टकटकी लगा के बैठे थे। यही आप म्यूचुअल फंड में होते
तो आपके पोर्टफोलियो में 40-50 शेयर होते, और जब लगता कि ये शेयर से निकलने का टाइम है तो फंड मैनेजर अपने आप निकाल लेता, क्योंकि वो आपसे बेहतर सोच सकता है। तो आप खुद निवेश ना करें, या करने की बड़ी प्रबल इच्छा है और उसकी एक्सपर्टी है, तो 100 रुपए में से 40 रुपए अपनी मर्जी से खुद निवेश करो, बाकी का 60 रुपए प्रोफेशनल को दे दो। जैसे गाड़ी का इंजन आप नहीं बांध सकते ना, आप निवेश भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर्दी खांसी की दवाई केमिस्ट की दुकान से लेके खा सकते हो, लेकिन यूट्यूब देख के अपनी सर्जरी नहीं कर सकते, उसके लिए यू नीड प्रोफेशनल। तो इसीलिए मैं यशपाल जी से लेता रहता हूँ, आई कीप टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम हिम। एंड अच्छा हुआ क्या, मैंने उसको बेच के और एमटार टेक में लगा दिया, वो नीचे चला गया। और जबकि देखो पूरा डिफेंस सेक्टर ऊपर गया है और एमटार टेक ऊपर नहीं गया। एमटार टेक व्हिच इज वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी मैन। हाँ, तो मैंने पूरा उसमें लगाया। रिजल्ट्स अच्छे नहीं, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए सर, उनका रिजल्ट देख लीजिए। मतलब मैं शेयर बाजार के ऊपर से भी मुझे अलाउ नहीं करता मैं इस तरह की बातें करूं, लेकिन उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। पूरा डिफेंस चढ़ा, वो नहीं चढ़ा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, अगला सवाल। सर नमस्कार सर, मैं विवेक बोल रहा हूँ सर। जी विवेक जी बताइए। हाँ सर, हम लोग का जो प्रैक्टिस में है कि हम लोग जो भी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं मैक्सिमम एसआईपी ही करते हैं, और एसआईपी वो मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी बोलिए विवेक जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, हम लोग के प्रैक्टिस में होता है कि हम जो भी फंड हम लोग डालते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी में डालते हैं, और वो जब तक एनएवी बढ़ता रहेगा तो हमारा वो वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन आपने वो बताया था कि जो है 6 ईयर्स 12 ईयर्स में जो हम देते हैं, ये एक गारंटी एंड अनफॉर्चुनेट कंडीशन में पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज मैं रहूं न रहूं, तो मैं कौन सा फंड ऐसा अप्लाई करूं या ऑप्ट करूं जो मैं न रहने के बाद भी वो ऑटो में डिडक्ट होता रहे, या फिर एक समय के बाद जो पेंशन स्कीम जो बताए हैं वो किस तरह का प्लान है सर? सर उसमें ना 2 तरीके हैं। देखिए, आप नहीं रहे तो आपके नाम का निवेश वैलिड है ही नहीं, बात वहीं खत्म हो जाती है। तो आप निवेश करते वक्त ज्वाइंट फोलियो ले लीजिए, जिसमें पति पत्नी दोनों मिलकर ज्वाइंट होल्डर होते हैं। तो एक व्यक्ति नहीं भी रहता तो दूसरा व्यक्ति क्योंकि जिंदा है, इसलिए वो निवेश लगातार चलता रहेगा, निवेश होता रहेगा। तो ये आपके सवाल का एक समाधान है। अब इसका मैं दूसरा पहलू लेता हूं। जब मैं रहा ही नहीं, मेरी आमदनी नहीं रही, तो मेरी पत्नी भी कहां से पैसा देगी? तो उसका दूसरा तरीका ये कि जब आप 100 रुपए का निवेश करें तो उसमें 25 रुपए पहले से इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए, 75 रुपए आप म्यूचुअल फंड में डालिए, ताकि भगवान न करे मुझे कुछ हुआ तो म्यूचुअल फंड जो 25 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दिया था उनसे लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ का क्लेम आएगा, तो मेरी पत्नी आज भी घर चला पाएगी और भविष्य का जो निवेश जो उसने मेरे साथ ज्वाइंट होल्डिंग में किया था उसकी इंस्टॉलमेंट भी देती रहेगी। तो ये बेहतर रहेगा कि आप निवेश ज्वाइंट फोलियो में कीजिए, आपकी पत्नी भाई बेटा पिता कोई भी ज्वाइंट होल्डर हो सकता है, और अपने कुल निवेश का 20% पैसा इंश्योरेंस कंपनी में पार्क करें, ताकि आपके पोर्टफोलियो का बैकअप जो प्लान बी है वो प्रोटेक्ट हो सके। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। जी सर, बट सर एक क्वेश्चन आपने बताया था, सॉरी सर, एक और क्वेश्चन। आपने बताया था कि जो है एक समय के बाद 5 सालों या 6 साल के बाद जो है पर मंथ आपको इतना रिटर्न मिलने लगेगा, वो कौन सा प्लान था सर? किसी भी म्यूचुअल फंड में यदि 15% का ग्रोथ आए तो आपका पैसा दुगना हो जाता है। तो जो पहले साल में पैसा दिया वो 5वें साल में दुगना हुआ, जो दूसरे साल में पैसा दिया वो 6ठे साल में दुगना हुआ, जो तीसरे साल में पैसा दिया वो 7वें साल में दुगना हुआ। तो पहले साल का निवेश 5वें साल में डबल हुआ, मैंने आधा पैसा ले लिया, आधा वहीं छोड़ दिया। अब जो जितना दिया था उतना मैंने ले लिया, जो छोड़ा है वो अगले 5 साल में फिर डबल हो जाएगा। तो यदि 15% की ग्रोथ आए तो हर 5 साल के बाद आप मंथली विड्रॉवल ले सकते हो, और यदि ग्रोथ रेट 12% आए तो 7 साल के बाद विड्रॉवल ले सकते हो। ये कोई प्लान नहीं है, ये म्यूचुअल फंड की ब्यूटी है, किसी भी म्यूचुअल फंड में ऐसा किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि हमें जब जरूरत है तो वो जब डबल हो जाए या डबल से ज्यादा हो जाए तो हम कुछ एनएवीज को बेचेंगे, और बेचने के बाद जो हमारे आ जाएगा वही एक तरह से रिटर्न। हाँ जी वही आपका रिटर्न है जी। वो ऑटो में नहीं है कि वो अपने आप आएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सर। ये निवेश है, जब तक आप खुद नहीं कहोगे मेरा परचून का दुकान या कार का फैक्ट्री बंद कर दो, हम बंद नहीं करेंगे, वो जिंदगी भर चलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सुनील कौशिक बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या मुझे पूछना है कि अगर जो हम लमसम अमाउंट एनएफओ में या आईपीओ में हम डालें तो वो बेटर है, या फिर हम एसआईपी में लमसम अमाउंट डालते रहें, वो हमें ज्यादा रिटर्न देता है? सर यदि आप इकट्ठा निवेश करने की परिस्थिति में हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आज आप दे के उसको 5-7 साल के लिए छोड़ सकते हैं, तो इकट्ठा निवेश कर दीजिए, क्योंकि गुड़ जितना ज्यादा डालेंगे उतना मीठा होगा।
मान लीजिए आपके पास 5 लाख देने के लिए है और आप 5 लाख नहीं दे करके 10,000 महीना देते हैं और बाजार चढ़ता है, तो आपको केवल 10,000 महीने का ही ग्रोथ आया ना। जो 4,90,000 या 4 लाख आपने नहीं दिया, उस पर ग्रोथ मिला ही नहीं। तो यदि आप इस कैपेसिटी में है कि अगले 5-6 साल के लिए पैसा छोड़ सकते हैं तो इकट्ठा दे दीजिए, अदरवाइज आप इकट्ठा नहीं दे सकते तो मंथली ऑप्शन तो आखिरी विकल्प है। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अमूमन मंथली निवेश ही करते हैं, जिनके पास वन टाइम देने के लिए पैसा नहीं होता। तो नहीं, आपके लेकिन सवाल का एनएफओ में, जैसे एनएफओ में 50,000 का एनएफओ उठा लिया हमने, और हम 50,000 रुपए एनएफओ ना लेकर के एसआईपी में डालते हैं, तो क्या हमें वहां रिटर्न ज्यादा मिलेगा, या एनएफओ लेकर के 2 साल रखें वहां हमें रिटर्न के सर ज्यादा कैसे chances होते हैं? कैसे ज्यादा मिल जाएगा? एक जगह 5 लाख का इकट्ठा निवेश हुआ, एक जगह केवल 10,000 महीना जा रहा है, तो जहां 5 लाख इकट्ठा लगा उसका प्रॉफिट ज्यादा बनेगा ना सर। नहीं, आज आप ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एनएफओ ने आज तक ज्यादा रिटर्न दिए हैं या एसआईपी से, या एसआईपी एनएफओ से आगे रही है? पर ये निर्भर करता है आपने कितना रुपए दिया और उसमें कितना समय दिया। क्या होता है कि वन टाइम पैसा दे करके आप निकलवा लेते हैं, या वो वन टाइम पैसा केवल 5 लाख एक बार दिया, लेकिन एसआईपी जो देनी शुरू की वो 20 साल चलती रही, तो निवेश भी ज्यादा हुआ तो रिटर्न भी ज्यादा बना। एक मौके पे कोई व्यक्ति एक मुश्त दे या मंथली एसआईपी दे, ओवर ए पीरियड उसका एक मुश्त पैसा ज्यादा प्रॉफिट देगा। आपकी एसआईपी प्रॉफिट तब ज्यादा देगी जब मंथली इन्वेस्टमेंट इतना हो जाए कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट को क्रॉस कर जाए। तो आज की डेट में आप इकट्ठा लगाएंगे तो ज्यादा मुनाफा आज ही से लेना शुरू कर पाएंगे। मंथली एसआईपी तो आप पैसा ही कम डाल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि शेयर बाजार गिरता है तो मंथली एसआईपी लोअर लेवल पे बाइंग करती है, बट आप अमाउंट कम डालेंगे तो फिर कहां से वेल्थ क्रिएट होगा? वेल्थ क्रिएशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट एंड टाइम। लंबा समय रिटर्न बनाता है सर। आप कितना देते हैं वो ज्यादा मैटर नहीं, कितने लंबे समय के लिए देते हैं वो ज्यादा निर्भर है। तो एसआईपी लोग लंबे समय तक चला लेते हैं, इसलिए बेहतर बना लेते हैं। अब वन टाइम पैसा लंबे समय के लिए छोड़ेंगे तो इसमें बनेगा। जैसे रिलायंस ग्रोथ फंड में लोगों ने 1 लाख डाल के छोड़ा, आज 4 करोड़ मिल रहा है। जिन्होंने निवेश करके छोड़ दिया उनको मिल रहा है। जी सर, अगला सवाल। और किसी का कोई सवाल है? सर किसी का सवाल है तो लेते, नहीं तो फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। नमस्कार अमित जी, अश्विनी बोल रहा हूँ। जी अश्विनी जी बताइए। हाँ जी, मेरे को थोड़ा सा जॉइंट फोलियो के बारे में डाउट है कि जॉइंट फोलियो में 2 पैन एक साथ काम करेंगे? हाँ जी, तो मैं इसके बताता हूँ। इसमें हाँ जी, क्या है कि मैक्सिमम 3 लोग मिलके निवेश कर सकते हैं। जैसे पहला होल्डर मैं हो गया, दूसरी मेरी पत्नी हो गई, तीसरी मेरी माताजी हो गई। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, ज्वाइंट और ईदर सर्वाइवर। यदि मैंने ज्वाइंट लिख दिया तो कोई भी निवेश, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी विड्रॉवल जब तक तीनों लोग मिलकर दस्तखत नहीं करेंगे नहीं हो सकता। और यदि मैंने ईदर सर्वाइवर लिख दिया तो हम तीनों में से कोई भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर सकता है, विड्रॉवल कर सकता है, लेकिन जो टैक्स ट्रीटमेंट है और जो बैंक डिटेल है वो केवल फर्स्ट होल्डर की ही चलेगी। यानी मैं, मेरी पत्नी और मेरी माताजी 3 होल्डर बन गए, मैं फर्स्ट होल्डर हूं, तो मेरी माताजी और मेरी पत्नी विड्रॉवल कर सकती हैं, ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, पर पैसा आएगा मेरे ही बैंक में क्योंकि मैं फर्स्ट होल्डर हूं। और टैक्स ट्रीटमेंट, अगर टैक्स लगा तो भी मुझ पे लगेगा। हाँ, मेरे बैंक अकाउंट में भी यदि मेरी माताजी और मेरी पत्नी ज्वाइंट होल्डर हैं तो वो उसको विड्रॉ भी कर सकती हैं। तो ज्वाइंट होल्डिंग का ये नियम होता है सर। इसमें ये होता है कि कोई एक व्यक्ति गुजर जाता है तो फोलियो बंद नहीं होता। और दूसरा, जो ट्रांसफर करना होता है ना नॉमिनी को, तो बाकी के जो होल्डर है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपना नेक्स्ट जनरेशन को फंड्स ट्रांसफर करना चाहते, तो मैंने 2 इन्वेस्टमेंट कर लिए, और एक में अपने बेटे को नॉमिनी कर दिया, एक में बेटी को ज्वाइंट होल्डर कर दिया। तो मेरे गुजरने के बाद बाय डिफॉल्ट आधा पैसा बेटे का चला गया, आधा पैसा बेटी को चला गया। लोग इस तरह के ऑप्शन उस पर्पज से भी एक्सरसाइज करते हैं। तो जो सेकंड होल्डर और थर्ड होल्डर होंगे उनके पैन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इस केस में? सर कंपलसरी पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड कंपलसरी है, लेकिन उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ कि अगर जॉइंट फोलियो में हम अपने मतलब माइनर सन को ऐड कर सके, तो इज इट एनी पॉसिबिलिटी? सर माइनर में ज्वाइंट होल्डिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें जो पैन कार्ड है ना वो आपका चलता है। तो आप ओके माइनर के केयर टेकर बन के निवेश कर सकते हैं। ओके, ठीक हाँ है जी, ठीक धन्यवाद। सर। और किन्हीं का कोई सवाल है? राजीव त्रिपाठी जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे दोस्त, कोई राजीव त्रिपाठी जी को अनम्यूट कर दो। हाउ टू डबल मनी इन 1 ईयर एक कमेंट बॉक्स में डाला। सर 1 साल में पैसा दुगना करना मुश्किल है, लेकिन
असंभव नहीं है, कुछ सेक्टर में हुआ है। और मुझे अभी भी लग रहा है कि जो डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग है शायद वो इस लेवल के रिटर्न दे सकते हैं, बट मैं इसकी प्रिंटेड गारंटी नहीं दे सकता। ये सब बाजार के जोखिमों पर निर्भर है। एक मंडल साहब का कहना है, इज द फंड अवेलेबल फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनमें दो ऑप्शन होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। ये डायरेक्ट में भी ऑप्शन है, आप म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे जाके खुद खरीद सकते हैं। हेलो, शैलेंद्र शर्मा जी का है, गेस्ट इंट्रोडक्शन तो बताइए। सर मेरा नाम अमित पालीवाल है, शेयर बाजार में निवेश करता हूं और भगवान की दया से अच्छा खासा पोर्टफोलियो है और खूब पैसा कमाया है। राजवीर जी और यशपाल जी मेरे मित्र हैं, तो इन्होंने बोला कि इनके ग्राहकों को शेयर बाजार के बारे में कुछ बताएं, तो इसलिए मैं आया हूं। और बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन मेरा है नहीं जी, शेयर बाजार में पैसा निवेश करके कमाया है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। हेलो, जी हेलो। दिलबाग जी बताइए। हाँ, नमस्कार अमित जी। नमस्कार। अमित जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, हम 63 प्लस नाउ, मैं 63 साल की मेरी उम्र हो गई। यशपाल जी से मैं 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चलता रहता है। SIP मेरी 15-20 हजार की मंथली है और इस एज में मैं कहाँ पैसा इतना ज्यादा लगा भी नहीं सकता। आप कह रहे हो कुछ सेक्टर इंश्योरेंस में लगाना चाहिए। अब इंश्योरेंस वाले तो इस उम्र में पॉलिसी देते नहीं है, तो मैं अपना फंड्स को, हालांकि मैं बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर हुआ हूँ और मैं बैंक में भी, मैं FDs वगैरह में भी मेरा फंड्स पड़ा है, तो म्यूचुअल फंड में मुझे अब कितना और लगाना चाहिए ताकि मेरा ठीक ठाक काम भी चलता रहे? आप बताइए, मुझे गाइड करिए इस एज के हिसाब से देखते हुए। देखिए मैं पहले तो इंश्योरेंस की बात करता हूँ। इंश्योरेंस मैंने उनके लिए कहा था जो कम उम्र में निवेश शुरू करते हैं और वृद्धावस्था तक नहीं चल पाए, तो इंश्योरेंस उनको फायदा देगा। आप वृद्धावस्था की अवस्था में एंट्री कर चुके हैं, लाइफ के बहुत सारे टारगेट आप अचीव कर चुके होंगे, बच्चों की शादी पढ़ाई वाले, अब रिटायरमेंट आ गया। अब यदि आपको केवल वही निवेश आप म्यूचुअल फंड में कीजिए जो पैसा आपको 5-6 साल से पहले नहीं चाहिए। यदि लाइफ में 2-3 साल के बाद कोई टारगेट है तो 2-3 साल के पैसे को शेयर बाजार में नहीं डालना चाहिए, उसे आप बॉन्ड फंड में या गोल्ड फंड में पार्क करें। और यदि 5-6 साल का निवेश कर सकते हैं तो फिर आप इस तरह के फंड जो हमने फ्लेक्सी कैप की या सेक्टर फंड की बात की, वहां निवेश कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका रिस्क कैरिंग कैपेसिटी अब ज्यादा नहीं है और आपकी उम्र भी एक लेवल पार कर चुकी है, तो आप निवेश करते वक्त ऐसा कर सकते हैं कि आज ही से विल प्लानिंग कर दें। यदि 1 करोड़ का निवेश करना है और आपके बाद वो पैसा आपके किसी डिपेंडेंट को जाएगा और आपके डिपेंडेंट 3 हैं, तो आप 33 लाख के 3 निवेश कीजिए। जो व्यक्ति ए जिसे आप अपनी संपत्ति देके जाना चाहते हैं उसे पहली इन्वेस्टमेंट में ज्वाइंट होल्डर कर लीजिए। जो दूसरा व्यक्ति जिसे आप संपत्ति देना चाहते हैं उसे दूसरी इन्वेस्टमेंट में ज्वाइंट होल्डर कर लीजिए। जो तीसरा व्यक्ति जिसे संपत्ति देनी है उसे तीसरे निवेश में ज्वाइंट होल्डर बना दीजिए। ये निवेश आपके बाद भी चलता रहेगा और जो सेकंड होल्डर जिस निवेश में है उनकी मर्जी जब मर्जी ले लें। राइट। अब अच्छा, आपका कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना था, जब कह रहे हैं आप शेयर्स वगैरह में, मैंने बैंक ऑफ इंडिया कुछ शेयर्स भी है मेरे पास में, तो आपके हिसाब से अभी मैं ज्यादा इन्वेस्ट ना करूं शेयर्स वगैरह में, तो उसको विड्रॉ करूं कि भी चलने देना चाहिए उसको? जो ले लिया वो पड़ा रहने दो। बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा बैंक है और जब से बैंकों का मर्जर हुआ है ना सभी बैंकों का, तो वो NPA कम हो गए हैं और जितने भी सरकारी कंपनी और सरकारी बैंक है उनमें अच्छी खासी ग्रोथ आई है। लेकिन अब फर्दर आप शेयर बाजार में डायरेक्ट ना जाएं, आप म्यूचुअल फंड में रखें और उसमें भी होल्डिंग पैटर्न को फॉलो कीजिए, ताकि आपके बाद जो आपकी अगली जनरेशन है उनको परेशान ना होने पड़े उस पैसे के लिए, कि आप खुशी खुशी किसी के लिए पैसा छोड़ के जाएं और पता चले बच्चों में आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो आपकी भी आत्मा को शांति ना मिले। लेकिन जो सच है वो है सर, झगड़े तो होते हैं। नहीं, मैं म्यूचुअल फंड में ही कोशिश करता हूँ। यशपाल जी मुझे गाइड करते रहते हैं और यशपाल जी से मैं 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये जहां लगवाते हैं मैं लगाता भी, और मुझे रिटर्न्स भी अच्छी आई हैं, उसमें काफी अच्छी रिटर्न आई है। और शायद म्यूचुअल फंड की वजह से मैंने द्वारका में 2-2.5 करोड़ का फ्लैट भी खरीदा है, तो मुझे अच्छा मिला है, रिफंड अच्छे रिटर्न्स मिले हैं मुझे। तो आई एम आल्सो थैंकफुल टू यू आल्सो, यू हैव अरेंज्ड दिस काइंड ऑफ दिस मीटिंग आल्सो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। आज आपने जो ये स्टेटमेंट दी ना, लाइव टेस्टिमनी, अब इससे लोगों को एहसास होगा कि हम जो कह रहे हैं वो हम करते आए हैं और जो मैंने आज दिखाया वो लोगों का सचमुच में बना है।
अच्छा, एक हाँ क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड ग्रोथ? सर, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक जिसमें एडवाइजर इन्वॉल्व होता है और एक जिसमें एडवाइजर इन्वॉल्व नहीं होता। जिसमें एडवाइजर इन्वॉल्व नहीं होता वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आप कंपनी के पोर्टल पे जाके खुद ले सकते हैं और उसके सालाना खर्चे कम होते हैं। जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड का मैंने 2.5% खर्चा बताया, डायरेक्ट वाले में सालाना खर्चा 2-2.25% है, 70-75 पैसे की बचत होती है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको अगर 6 फंड लेने हैं तो 6 अलग अलग पोर्टल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक एडवाइजर सब जगह डील दे देता है, दूसरा ये एडवाइजर सही समय पे बता पाएगा कि टाटा में जाना है कि बिरला में जाना कि अंबानी में जाना है। अब टाटा के पोर्टल पे तो केवल टाटा ही मिलेगा, तो एडवाइजर के साथ जाएंगे तो जो 70-75 पैसे का एक्स्ट्रा खर्चा है वो जरूर है, लेकिन एक्चुअल में अगर 3% ज्यादा रिटर्न बन गया तो सर 1 करोड़ की वेल्थ का डिफरेंस आ जाता है। यदि 10,000 रुपए महीना कोई डाले 25 साल के लिए, उसको 18% रिटर्न आए तो 1 करोड़ बनता है, और उसको 21% रिटर्न आए तो 3 करोड़ बनता है। तो 3% का डिफरेंस ना कई करोड़ों में बट जाता है। इसलिए बेहतर है सही निवेश करें, सही सलाहकार और एडवाइजर के साथ करें। जी सर, अगला कोई सवाल? आई थिंक टाइम इज ऑल्सो ओवर सर, क्योंकि पूरा 1 घंटे से 7 मिनट ज्यादा हो गए हैं। राजवीर जी, यशपाल जी, आपका कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट हो? थैंक यू बोलिए और फिर नमस्ते करते हैं। थैंक यू सो मच सर। राजवीर जी, आपकी तरफ से? सर, थैंक यू वेरी मच, एक वंडरफुल सेशन आपने कराया। थैंक यू राजवीर जी फॉर अरेंजिंग दिस सेशन। थैंक यू सर, आप लोगों का आपने कीमती समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तीनों लोगों का। थैंक यू सो मच सर। अगर अभी भी किसी के सवाल रह गए हैं तो राजवीर जी और यशपाल जी से बात कर सकते हैं, और इनका जो सागरपुर वाला ऑफिस है वहां अक्सर मैं आता जाता हूँ, मेरी और मेरी टीम, तो मिल सकते हैं। मैं शेयर बाजार में अच्छा खासा निवेश करता हूँ। चलिए ठीक है जी, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।